हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव्ड एकेडमी। हमारा चल रहा है क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में आज है हमारा क्लास नंबर 6। और आज के क्लास में हम 3 मेजर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा है बिहेवियरल अप्रोच, और फिर हमारा आएगा कल्चरल अप्रोच, और फिर हमारा एक और टॉपिक है जिसका नाम होगा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजर टॉपिक, जिसका नाम है मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, उसके ही सब टॉपिक्स हैं। तो ये जो पर्सनालिटी को स्टडी करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के अप्रोचेस लगते हैं, और उन्हीं में से 3 अप्रोच आज हम कवर करने वाले हैं, और इसके पहले जितने भी थे उनको हमने कवर कर लिया है। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ, ये जो आपके नोट्स हैं ये है तो आपके प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन एनसीईआरटी में से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है उनको मैंने यहाँ पे लिखा है, और जो कि एनसीईआरटी से मेरे हिसाब से मुझे लगा पढ़ने के लिए सही रहेगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, वहाँ सब चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे मैंने इनकी सारी ड्राइव लिंक शेयर कर दी है। और अगर आप चाहते हो तो मेरे साथ साथ पढ़ते पढ़ते आप अपनी एनसीईआरटी में मार्किंग भी कर लो, ऐसे वो भी आपके लिए सही रहेगा। तो हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के अप्रोच को हमने देखा। तो आज हम देखेंगे बिहेवियरल अप्रोच, यानी कैसे किसी के बिहेवियर से इंसान का पर्सनालिटी का पता लगता है, या फिर बिहेवियर के बेसिस पे जो लोग पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं बिहेवियरिस्ट। तो बिहेवियरिस्ट कैसे पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं। ओके, तो बिहेवियरिस्ट क्या करते हैं, बिलीव इन, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, अब सही है। ओके, द बिहेवियरिस्ट बिलीव इन डेटा विच दे फील आर डिफाइनेबल, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। तो जो बिहेवियरिस्ट है वो लोग इंटरनल किसी भी चीज़ों पे उनका बिलीव नहीं है, जैसे कि इंटरनल मतलब अंदरूनी किसी भी चीज़ पे उनका कोई बिलीव नहीं है, कोई वो लोग देखते नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों पे बिलीव करते हैं, जो कि डिफाइन किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है और मेजर किया जा सकता है। क्योंकि बाहर आपको जो दिख रहा है खुली आंखों से, द थिंग विच यू कैन सी विथ योर नेकेड आई कैन बी डिफाइंड, ऑब्जर्व्ड एंड मेजर। ओके, thus they focus on the learning of the stimulus response connection and their reinforcement। तो किसी स्टिमुलस से, मतलब बाहर से आया हुआ किसी स्टिमुलस की वजह से क्या रिस्पॉन्स होता है, या फिर किसी स्टिमुलस के आने पे जो कोई भी इंसान है उसके बिहेवियर में क्या कनेक्शन है, उसको हम स्टडी करते हैं, या फिर उसको जो बिहेवियरिस्ट है वो स्टडी करते हैं। और फिर उनका रीइंफोर्समेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ का और ज़्यादा स्ट्रेंथन होना। और वो चीज़ कैसे स्ट्रेंथन होती है, मतलब आगे जाके कैसे स्ट्रेंथन होके उसका एक पैटर्न बनता है, वो स्टडी करते हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दैम पर्सनालिटी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एट द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द एनवायरनमेंट। किसी के पर्सनालिटी को सबसे बेस्ट तरीके से जाना जा सकता है उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है टूवर्ड्स उसका एनवायरनमेंट। तो उसके एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, उसी में हम देखते हैं कि उसका एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स उसका बिहेवियर कैसा है ना। और जब हम बिहेवियर को देखते हैं उसी से हम क्या करते हैं, पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं। ओके, या फिर जो बिहेवियरिस्ट है वो ऐसा करते हैं। ओके, दे सी द डेवलपमेंट simply as a change in response characteristics, that is a person learns new behavior in response to a new environment in new stimuli। और वो लोग पर्सनालिटी को या फिर पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है उसको देखते हैं कि इंसान के रिस्पॉन्स में क्या क्या चेंज आया उसके हिसाब से। जैसे मानो कोई इंसान एक नई जगह पे गया है और उसने एक नया बिहेवियर सीखा है इन रिस्पॉन्स टू द न्यू एनवायरनमेंट और न्यू स्टिमुलाई। नई जगह पे उसको एक नया एनवायरनमेंट मिला है और उस नए एनवायरनमेंट में उसने एक नया बिहेवियर रिस्पॉन्स सीखा है, तो इसी को हम कहेंगे इसका डेवलपमेंट हुआ है। ओके, जैसे कोई बच्चा है, मानो वो बहुत मतलब कोई बच्चा है तो बहुत ही ऐसा है कि मतलब बहुत ही लाडला टाइप का है। वो घर पे रहता है, मम्मी उसको ब्रश करके देती है, खाना खिला के देती है, सब कुछ करके देती है।
अचानक से वो चला गया हॉस्टल, मतलब उसको हॉस्टल में दे दिया, तो ये उसके लिए एक नया एनवायरनमेंट है। और यहाँ पे जो नया स्टिमुलस है वो क्या है कि सारी चीज़ें जो अपनी है वो उसको खुद करना है। तो इससे उसने क्या करा, उसके बिहेवियर में नए तरीके का रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, मतलब उसने चीज़ों को खुद करना सीखा है। तो ये इससे क्या हुआ, उसके पर्सनालिटी में डेवलप आया। तो इस तरीके से हम बिहेवियर के चेंज के माध्यम से भी देखते हैं किसी के पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट आया। तो और इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है तो आपको अपनी जो बिहेवियर है एग्जिस्टिंग उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लानी होगा, तभी आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ओके, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए पर्सनालिटी इज द रिस्पॉन्स। और जो स्ट्रक्चरल यूनिट है पर्सनालिटी का, या फिर किस यूनिट के बेस पे हम पर्सनालिटी को जज करते हैं, जानते हैं उसके बारे में, वो है रिस्पॉन्स। हम रिस्पॉन्स के बेस पे पर्सनालिटी को जज करते हैं या फिर मेजर करते हैं। मतलब हम यूनिट ऐसे मानते हैं ना कि यूनिट का मतलब क्या होता है कि जिससे कि हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। तो पर्सनालिटी को हम किससे मेजर करते हैं, पर्सनालिटी का यूनिट क्या है, वो है रिस्पॉन्स। ओके, ईच रिस्पॉन्स इज ए बिहेवियर विच इज एमिटेड टू सेटिस्फाई ए स्पेसिफिक नीड। और हर एक रिस्पॉन्स एक तरीके का बिहेवियर होता है जिसको कि किसी स्पेसिफिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद अब यहाँ पे और भी कहा है, thus the tendency that organismic behavior is the reduction of the core tendency that organizes behavior। तो जो core tendency होता है किसी इंसान का, सॉरी मैंने थोड़ा पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी, द कोर टेंडेंसी दैट ऑर्गेनाइजेस बिहेवियर, मतलब किसी का कोर टेंडेंसी, कोर एट्रीब्यूट्स या फिर स्वभाव उसका जो होता है जिसके कि उसका बिहेवियर ऑर्गेनाइज होता है या फिर बिहेवियर डिसाइड होता है, वो क्या होता है, रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स दैट एनर्जाइज बिहेवियर। तो इंसान की जो बायोलॉजिकल नीड्स होती है या फिर सोशल नीड्स होती है उसी से उसका बिहेवियर जो है एनर्जाइज होता है। दिस इज accomplished थ्रू responses behaviors that are reinforced। और ये किस तरीके से रीइंफोर्स किया जाता है, रिस्पॉन्स के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू। तो बार बार अगर एक तरीके का रिस्पॉन्स आएगा, एक तरीके का बिहेवियर आएगा, तो वो चीज़ क्या होगी, रीइंफोर्स होगी, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। ओके, तो किसी के बिहेवियर को मतलब बिहेवियर होने का जो मेन टेंडेंसी होता है या फिर मेन जो कारण होता है वो क्या है, किसी का बायोलॉजिकल या फिर सोशल नीड्स होता है। मतलब कारण की वजह से हम कुछ करते हैं, जैसे काम क्यों करते हैं, पापी पेट को पालने के लिए ओके, पापी पेट नहीं, मतलब पेट को ऐसे करने के लिए, तो ये हमारा हुआ सोशल नीड, है ना। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज है जो कि बिहेवियरल थ्योरी के एग्जांपल है, जिनमें सबसे पहला आएगा थ्योरीज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि पावलोव ने दिया था। ये एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, उनके बिहेवियर को स्टडी करा था। और फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है स्कीनर का, BF स्कीनर है इनका नाम। और नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी बंडूरा का, ये हमने पढ़ा है क्लास 11th में, आप सबको याद है। ओके, तो ये 3 क्या है, बिहेवियरल थ्योरी के कुछ एग्जाम्पल है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियरल थ्योरी है। ओके, नेक्स्ट हमारा अप्रोच आएगा कल्चरल अप्रोच। कल्चरल अप्रोच का मतलब है कल्चर के बेसिस पे हम पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं। मतलब किसी का कल्चर कैसा है उससे हम देखते हैं उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, या फिर अगर हमने मानो मतलब किसी का कल्चर कैसा है उससे हम डिसाइड करते हैं पर्सनालिटी कैसी होगी, या फिर हमने किसी का पर्सनालिटी पहले देख लिया फिर उससे हम पता लगाएंगे उसका क्या कल्चर रहा होगा या फिर कैसा कल्चर रहा होगा, कैसे कल्चर से वो बिलोंग करता होगा। ओके, सो this approach attempts to understand personality in relation to the features of ecological and cultural environment। तो इकोलॉजिकल या फिर आप ऐसे समझिए डेमोग्राफिक, मतलब जो जियोग्राफिकल एरिया है, एरिया के बेसिस पे या फिर कल्चरल एनवायरनमेंट के बेसिस पे, या फिर जो इस डेमोग्राफी या फिर जियोग्राफिक एरिया या फिर कल्चर के जो रिलेशन है उससे भी पर्सनालिटी को हम स्टडी कर सकते हैं। पर्सनालिटी उससे रिलेटेड हो सकती है, जाहिर सी बात है, लोग जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं उसके जैसा उनका पर्सनालिटी होता है, या फिर जिस इकोलॉजिकल कंडीशन, जिस जियोग्राफिकल जगह से वो बिलोंग करते हैं ऐसी उनकी पर्सनालिटी होती, तो वही बात है। अब इसमें क्या क्या आता है,
सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने कल्चर कह दिया तो बस ख़त्म है, या फिर हमने इकोलॉजिकल कह दिया तो बस ख़त्म है, ऐसा नहीं है। इसमें आता क्या क्या है, कौन कौन सी फैक्टर्स है। तो सबसे पहला है क्लाइमेटिक कंडीशन, फिर है नेचर ऑफ टेरेन ऑफ द हैबिटेट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फ्लोरा और फौना जैसे हैं। इन इट डिटरमाइन नॉट ओनली पीपल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट ऑल्सो देयर सेटलमेंट पैटर्न्स, सोशल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ लेबर, अदर फीचर्स सच एज चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। तो किसी जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, किसी जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, या फिर उस जगह पे फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, इससे डिफाइन होता है कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होगी और उनका सेटल करने का पैटर्न कैसा होगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं माइग्रेशन में हमेशा रहते हैं, वो लोग माइग्रेट करते रहते हैं, तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के। कहीं पे किसी सीजन में फूड अवेलेबल नहीं होता है तो वो लोग दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, तो इससे इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी बहुत ज़्यादा वो रहता है, मतलब डिपेंड करता है। जैसे बहुत लोग ऐसे पहाड़ों में रहते हैं, मतलब पहाड़ के आसपास अगर रहते हैं हिली एरियाज़ में, तो हिली एरियाज़ में अगर है तो उनका जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा वो क्या होगा, फार्मिंग करना, या फिर लकड़ी काटना, लकड़ी काट के बेचना, फ्रूट्स वगैरह उगाना, ये सारी चीज़ होगी। कोई होगा जो सी एरिया में रहता है, समुंदर के आसपास रहता है, तो उनका हैबिट होगा मछली पकड़ना, मछली बेचना, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, और इससे उनका सेटलमेंट का पैटर्न भी पता चलेगा। मतलब अगर वो लोग माइग्रेट नहीं कर रहे हो तो आराम से सेटल हो जाएंगे एक जगह, माइग्रेट कर रहे होंगे तो वो लोग टेंट लगा के रहेंगे, धीरे धीरे अलग अलग जगह पे सेटल होंगे। फिर उनकी सोशल स्ट्रक्चर कैसी होगी, जैसे अगर फार्मिंग का है तो औरतें घर पे रहेंगी, मर्द लोग जो है वो बाहर फार्मिंग करने जाएंगे। सेम एज सी एरिया में फीमेल जो है वो घर पे रहेगी, जो मेल्स है वो लोग नाव लेके मछली पकड़ने जाएंगे। तो यही सारे चीज़ें, तो यहीं पे आएगा सोशल स्ट्रक्चर या फिर डिवीजन ऑफ लेबर जो कहते हैं, वही बात है। और यहीं पे भी आएगा चाइल्ड रेयरिंग का प्रैक्टिस, मतलब बच्चे को कैसे बड़ा करेंगे, मतलब बच्चे को सिखाएंगे क्या, कौन सी वो एजुकेशन वो देना चाहते हैं, उस वो भी डिपेंड करता है। अब जो कल्चरल अप्रोचेस है वो पर्सनालिटी को ऐसे कंसिडर करता है एज एन एडाप्टेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू द डिमांड्स ऑफ देयर इकोलॉजी एंड कल्चर। अब कल्चरल अप्रोच ये भी कहता है कि पर्सनालिटी जो है अडॉप्ट कर सकती हैं, किसी भी इंडिविजुअल का जो पर्सनालिटी है या फिर ग्रुप का जो पर्सनालिटी है वो उसके इकोलॉजिकल एरिया या फिर कल्चरल फीचर्स का, कल्चरल एरिया का क्या डिमांड है उसके हिसाब से वो पर्सनालिटी अडॉप्ट हो सकती है या फिर अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में एक ट्राइब है, जैसा अभी मैं कह रही थी ना, वही फार्मिंग वाला या फिर फिश वाला। तो जैसे यहाँ पे एक ट्राइब है जिनका नाम है बिरहौर ट्राइब। ये झारखंड के एक ट्राइबल ग्रुप है जो लोग बहुत ही नोमेडिक लाइफ लीड करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना माइग्रेशन वाला जो एग्जांपल है, तो वही माइग्रेशन वाला, तो नोमेडिक लाइफ इनका है। तो जहाँ पे उनका कांस्टेंट मूवमेंट रहता है इन स्मॉल बैंड्स फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर इन सर्च ऑफ गेम्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए या फिर रहने के लिए, खाने पीने के लिए वो लोग एक जंगल से दूसरे जंगल मूव करते हैं, क्योंकि उनका नोमेडिक लाइफस्टाइल होता है। जैसे फ्रूट्स, रूट्स, मशरूम, हनी, इन सारी चीज़ों के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ओके, या फिर अगर ऐसा ना हो के, जैसे ये तो ट्राइबल ग्रुप का नोमेडिक लाइफस्टाइल हुआ, अगर मानिए दूसरा एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, मतलब जहाँ पे मतलब किसान का वो है, मतलब गांव है, खेती बाड़ी सब लोग करते हैं, तो वहाँ पे लोगों को ऐसे सिखाया जाता है सोशलाइजेशन में कि आप बड़ों से मतलब ओबीडियंटली बात करो। देन नर्चर एंड टू यंगस्टर, जो छोटे हैं उनको नर्चर करो, प्यार करो, और जो आपकी ड्यूटीज़ है उसके थ्रू उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल बनो, तो ऐसे सिखाया जाता है। तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग शिक्षा दी जाती है लोगों को, कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, या फिर उसकी क्या मतलब पारिवारिक शिक्षा है उसके ऊपर भी आप डिसाइड कर सकते हो वो कौन से कल्चर से बिलोंग कर सकता है, चांसेस क्या है। अब नेक्स्ट हमारा है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में दो हमारे स्पेशल साइकोलॉजिस्ट है,
उनका ही हाथ है इस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, जिनमें सबसे पहला है कार्ल रोगर और दूसरा है अब्राहम मास्लो। इन्होंने इस ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के थ्रू पर्सनालिटी को स्टडी करने में बहुत वो किया है। तो इनमें से हम अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले हम कार्ल रोगर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखेंगे, और फिर हम जाके अब्राहम मास्लो का जो देखेंगे। और फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे हमने पर्सन वाली बात करी, लेकिन एक एक्चुअल में एक हेल्दी पर्सन है कौन, उस पर भी हम आते हैं। तो इस पर आने के लिए हम इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। वैसे आज मैं बहुत धीरे ही बात कर रही हूँ, इतना चिल्ला नहीं रही हो दूसरे दिनों की तरह। तो कार्ल रोगर्स के क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया प्रपोज बाई रोगर्स इज दैट ऑफ ए फुली फंक्शनिंग पर्सन। तो हमने जो नीचे ऐसे देखा था ना हेल्दी पर्सन के लिए, कि हेल्दी पर्सन कौन है, तो यहाँ पे हेल्दी पर्सन तक जाने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट जानना होगा, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन। अब कार्ल रोगर्स का, जैसे मास्लो में कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो एक इंसान जो सेल्फ एक्चुअलाइज है, और यहाँ पे कार्ल रोगर्स का कहना है कि फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, एक इंसान फुल्ली फंक्शनिंग कब होता है, जब फुलफिलमेंट इज द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब उसको अपने लाइफ में फुलफिल होना है और ये उसका मोटिवेटिंग फोर्स है लाइफ का, या फिर अपने आप को डेवलप करने का, पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने का, तब हम कहेंगे कि ये कैसा है, एक फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन है। ओके, यहाँ पे क्या होता है फुल्ली फंक्शनिंग पर्सनिंग में, अगर कोई इंसान फुल्ली फंक्शनिंग है तब उसमें क्या क्या ट्रेड्स होंगे, दैट पीपल ट्राई टू एक्सप्रेस देयर कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल एंड टैलेंट्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। मतलब अपनी पोटेंशियल की हाईएस्ट एक्सटेंट तक पहुंचना, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना, अपने आपकी जो हाईएस्ट कैपेबिलिटीज़ है, जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट्स है, उसको एक्सप्रेस करता है अगर कोई इंसान फुल्ली, तो हम कहेंगे वो फुल्ली फंक्शनिंग है। देयर इज़ एन इनबॉर्न टेंडेंसी अमंग पर्सन दैट डायरेक्ट्स देम टू एक्चुअलाइज देयर इनहेरिटेड नेचर। और इंसान में एक इनबॉर्न टेंडेंसी होती है, एक जन्मसिद्ध एक ऐसा ट्रेट होता है कि उसमें ये वाली मतलब टेंडेंसी रहती है कि वो अपनी जो इनहेरिटेड जो नेचर है, मतलब जन्म से वो उसका जो नेचर उसको है, उसको वो एक्चुअलाइज करे या फिर वहाँ तक वो पहुँचे। मतलब सबको लगता है कि, जैसे एक एग्जांपल है कि सबको लगता है कि यार मैं बहुत और कुछ कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। या फिर लोगों को लगता है मैं बहुत कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ, मैं तो कुछ बड़ा करूँगा, कुछ बड़ा उखाड़ूंगा। तो ये जो है ना, ये एक टेंडेंसी है हमारे में, इनबॉर्न टेंडेंसी है कि हमारी इनहेरिटेड ये जो नेचर है ना, इसको एक्चुअलाइज करने का, यानी इसको मतलब रियलिटी बनाने का, ऐसा कहेंगे। अब रॉगर्स जो है इंसान के बारे में दो एजम्पशंस लगाते हैं। सबसे पहला जो एजम्पशन है उनका है कि इंसान का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा गोल डायरेक्टेड होता है, कि वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, अपनी जो एस्पिरेशन, अपनी जो गोल्स है उसको पाना चाहता है, एंड वर्थ वाइल, और ये वर्थ है, ठीक है। और दूसरा जो है दैट पीपल आर इनेटली गुड विल ऑलमोस्ट ऑलवेज चूज अडेप्टिव सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। जो एक्चुअल में अच्छे इंसान होते हैं वो हमेशा अपने आप को हर सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, और उनमें सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर मतलब मौजूद रहता है, मदद नहीं, मौजूद रहता है ना। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है उसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं, उसको हम अब्राहम के जो मास्लो है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। आप ऐसा समझिए कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहता है, कर सकता है, और वो एडेप्टिव होता है, अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, नए सिचुएशन के, नए एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। The theory assumes that people are constantly engaged in the process of actualizing their true self. और ये जो थ्योरी है ये ऐसा मानता है कि लोग हमेशा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगे रहते हैं कि वो अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसको एक्चुअलाइज करें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है आपको सेल्फ के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट अवेयरनेस है, मतलब एक्चुअली आप क्या हो उसका आपको नॉलेज है, मतलब आप में वो एक्चुअलाइजेशन है, वो सच्चाई आप जानते हो, है ना। तो ये मानता है ये थ्योरी कि जो इंसान है वो हमेशा अपने इस ट्रू सेल्फ को जानने की कोशिश में लगा रहता है। ओके, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट आएगा जिसको कि हम कहेंगे आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ वो सेल्फ है जो कि हम
बनना चाहते हैं, पर्सन वुड लाइक टू बी। हम नहीं कहते अपना जो बेस्ट वर्जन, तो बेस्ट वर्जन ही है हमारा आइडियल सेल्फ। तो आइडियल सेल्फ और बेस्ट वर्जन एक ही बात है। When there is a correspondence between the real self and ideal self, a person is generally happy. तो जब आइडियल सेल्फ हमारा और जो रियल सेल्फ है, मतलब अभी हम जो है, सॉरी यहाँ पे मार्क कर नहीं किया, हाँ अरे भाई साहब, हाँ अभी हम जो है रियल हमारा और जो आइडियल में, उसमें अगर कॉरस्पॉन्डेंस है, मतलब सिमिलरिटीज़ है थोड़ी बहुत, तब हम क्या होते हैं, जनरली खुशी होते हैं। मतलब हम खुश रहते हैं, हमको लगता है नहीं जो हम बनना चाह रहे हैं और जो हम हैं वो एक ही तो है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की शायद ज़रूरत है, तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर डिस्क्रिपेंसी होगा, मतलब थोड़ी सी गैप हमें है ऐसा लगेगा, तब क्या होगा, जब हमारे रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में, तब वो हमें अनहैप्पीनेस और डिससेटिस्फेक्शन देता है, तब हम डिससेटिस्फाइड होते हैं और हम दुखी होता है, जाहिर सी बात है। अब जो आपका बेस्ट वर्जन है, आपको लगता है कि आप अपने बेस्ट वर्जन हो, तो आप जाहिर सी बात है आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। अरे स्माइली भी नहीं बना पा रही हूँ मैं, तो आप क्या हो जाओगे, आप हो जाओगे खुश। और अगर आपको लगेगा कि आप नहीं हो, तब आप क्या हो जाओगे, आप हो जाओगे दुखी। ओके, अब रोगर्स का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि पीपल हैव अ टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन दिस प्रोसेस द सेल्फ ग्रोस, एक्सपेंड्स एंड बिकम मोर सोशल। अब इंसान में एक टेंडेंसी ये भी होती है कि वो अपनी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको मैक्सिमाइज करे। सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है वो डिफरेंस, वो मैं आपको बताती हूँ। जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो है, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना, मतलब हमें किसी चीज़ के बारे में पता होना कि ठीक है हमें पता है ये चीज़ें हैं। और एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है अवेयरनेस। तो किसी चीज़ के बारे में जस्ट पता होना और किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना बहुत सी अलग बात है। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे ये डिफरेंस आता है, तो इसको आपको समझना है। और इस प्रोसेस में जो सेल्फ है वो ग्रो करता है, एक्सपेंड करता है और ज़्यादा सोशल बनता है, मतलब सोशली लोगों से और ज़्यादा जुड़ता है। रॉगर्स व्यूज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब रॉगर्स जो है वो कहते हैं कि हमेशा इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के थ्रू सेल्फ कॉन्सेप्ट को मैक्सिमाइज करता है, और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू अपनी पर्सनालिटी को इंसान डेवलप करते हैं, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को मैक्सिमाइज करके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के थ्रू, यानी अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करते हैं, वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब वो लगातार 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 हो रहा है, होता रहता है, ऐसा नहीं कि रुक जाता है। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग एंड इवेलुएट वन सेल्फ एंड मास्टरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम अपने आप के बारे में सीखते हैं और इवेलुएट करते हैं वन सेल्फ यानी खुद को, और साथ में हमारी जो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो प्रोसेस है या फिर ये जो टेंडेंसी है, इसमें हम क्या करते हैं, हम मास्टर करते हैं, मास्टरी हासिल करते हैं। ओके, he recognizes the role of social influence in the development of self-concept. When social conditions are positive, self-concept and self-esteem are high and vice versa. तो सोशल जो सोसाइटी है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है इस डेवलपमेंट में। जब सोशल कंडीशन पॉजिटिव होती है, हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ एस्टीम है, वो हाई रहता है। और अगर पॉजिटिव ना हो के वो क्या है, अगर नेगेटिव है, तो ये कैसे होगा, घट जाएगा यानी लो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक और नोट दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको आपको ये देखना है। अब ये जो सिचुएशन है, द सिचुएशन वारंट्स दैट एन एटमोसफियर ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मस्ट बी क्रिएटेड इन ऑर्डर टू ensure enhancement on people's self-concept. The client-centered therapy that Rogers developed basically attempts to create this condition. अब ये सिचुएशन, अगर आपको ऐसा अगर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जहाँ पर इंसान अपनी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको एंश्योर करे, या फिर वो अपनी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइज कर पाए, तो आपको एक अनकंडीशनली पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई लाइफ में ग्रो करे, तो आपको उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना होगा, सिंपल सी बात है। और जो रॉगर्स का क्लाइंट सेंटर थेरापी करके एक थेरापी मेथड है, वो इसी बात को इंश्योर करता है कि इंसान को ग्रो करने के लिए, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। दैट्स इट, इतना ही सिंपल सी बात है।
अब नेक्स्ट हमारा है मास्लो भाई साहब है। मास्लो क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे देखिए, एक्चुअलाइजेशन का मतलब है ए स्टेट इन विच पीपल हैव रीच देयर ओन फुलेस्ट पोटेंशियल। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में हमने क्या बात करी कि अपने बारे में हमें कंप्लीट अवेयरनेस है। अपने बारे में कंप्लीट अवेयरनेस होने का मतलब अपनी शक्तियों के बारे में पूरा पता होना। जैसे वो एक मूवी आई थी ना टाइगर श्रॉफ की, फ्लाइंग जेट, तो वहाँ पे वो ऐसे फ्लाई कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, तो उसको पहले पहले नॉलेज नहीं था, लेकिन बाद में जाके उसको अपनी शक्तियों का पूरा पता चल गया, यानी वो अपने पोटेंशियल के एकदम हाईएस्ट पीक तक पहुँच गए। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वो कम्प्लीटली सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो गए। ओके, ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड फ्री टू शेप देयर लाइफ्स एंड टू सेल्फ एक्चुअलाइज। और ह्यूमन बींग जो बहुत ज़्यादा फ्री है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइज करते हैं। और हमें ये भी पता है दैट बायोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स कॉल्ड सर्वाइवल नीड्स आर कॉमनली फाउंड अमंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और है कि हर एक इंसान में या फिर हर एक प्राणी में, एनिमल्स में और ह्यूमन में, बायोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी और बिलोंगिंगनेस होता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है, देखिए बात को समझिए कि जो पशु है और जो इंसान है, सब में ये कॉमन नीड होती है कि हमें बायोलॉजिकल नीड होती है, जिनको कि हम फिजिकल नीड्स या फिर सेक्सुअल नीड्स कहते हैं, और सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। सब चाहते हैं कि एक घर बार हो, रुकने के लिए जगह हो, छत हो, और एक बिलोंगिंगनेस होती है। इसीलिए जैसे आपने देखा होगा, मोस्टली आप बिल्ली में या फिर डॉग्स में आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, आप उनको थोड़ा सा प्यार से, मतलब प्यार करते हैं, थोड़ा सा दुलारते हैं, तो वो आपके पीछे पीछे आने लगता है, क्योंकि वहाँ पे उनको सबसे पहला तो सिक्योर महसूस होता है, और दूसरा उनमें एक बिलोंगिंगनेस वाला आता है कि हम इनसे बिलोंग करते हैं, ये शायद हमारा ध्यान रखेगा, ये वाली बात है। लेकिन एक इंसान को एक पशु से, एक ह्यूमन को एक एनिमल से डिफरेंट बनाता अगर कुछ है, तो वो है उसका जो परस्यूट ऑफ सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नीड है। मतलब उसमें जो अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करने की और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की, या फिर अपने आप को समझने की, अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने की जो एक नीड है, उसी से वो दूसरे वर्ग के जो पशु हैं उनसे अलग होता। दैट्स इट। तो इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि एक इंसान का या फिर एक इंडिविजुअल का जो सोल कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ इन नीड्स को सेटिस्फाई करने का ही नहीं है, बल्कि उसके लाइफ में एक परस्यूट होनी चाहिए कि वो अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुँचे। ओके, अभी ये यहाँ पे सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने पहली 1-2 क्लासेस में बहुत अच्छे से तरीके से और भी डिटेल्ड में समझाया है, तो आप वहाँ से समझ लीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हु इज़ एन हेल्दी पर्सन। एक हेल्दी पर्सन कौन है। बाहर थोड़ी सी बारिश आ गई है तो आवाज़ में थोड़ी बहुत चेंजेस आपको लगेगा। सो द ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट हैव इंडिकेटेड दैट healthy person lies in not mere adjustment to the society. It involves a quest to know oneself deeply and to be one's own feeling without disguise and to be oneself in the here and now. तो जो हेल्दी पर्सन होता है वो कभी भी अपने आप को सोसाइटी के बेसिस पे एडजस्ट नहीं करेगा। उसमें हमेशा एक डीप सेंस होगा कि अपने आप को जानने की इच्छा होगी, और अपनी फीलिंग्स को वो एक्नॉलेज करेगा विदाउट एनी डिस्गाइज एंड टू बी वन सेल्फ इन हियर एंड नाउ। और वो यहाँ पे हमेशा हर जगह पे अपनी एक इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू देम ए हेल्दी पीपल शेयर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि दे बिकम अवेयर ऑफ देम सेल्फ, देयर फीलिंग्स, देयर लिमिट्स, एक्सेप्ट देम सेल्फ एंड व्हाट दे मेक ऑफ देयर लाइव्स एज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव द करेज टू बी। और उनमें हमेशा मतलब क्या होगा, वो अपने आप के बारे में अवेयर होंगे, अपनी फीलिंग्स, अपने लिमिट्स के बारे में वो लोग अवेयर होंगे, जानेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो पता रहेगा। और दूसरी बात, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे, ले लेंगे, और उनमें हमेशा एक करेज रहेगा जो सच है या फिर जो उनको करना चाहिए वो करने के लिए। दूसरा है दे एक्सपीरियंस द हेयर एंड नाउ आर नॉट ट्रिप्ड, उनको पता है कि यहीं पे जो है और अभी जो है
यही सब कुछ नहीं है, इसके परे भी कुछ है। अभी यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल बातें आ जाएगी, उस पर हम ना जाएंगे। तो आप ये समझिए, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो इधर है यही नहीं है, इसके परे भी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे एक कर्मा का एक कॉन्सेप्ट आ गया कि उनको रहता है कि नहीं, मैं अच्छे कर्म करूँगा तभी मेरे साथ अच्छा होगा। इसका मतलब सिर्फ यही पे और अभी ही ज़िंदगी नहीं है, इसके बाद भी है कुछ, अभी ये भी बात है। And they do not live in the past or dwell in the future through anxious expectation and distorted defenses। और वो लोग ना ही अपने पास्ट में पड़े रहते हैं और ना ही अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चिंता करते रहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है सोशली, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये रही मेरे इंस्टा आईडी, आप लोग मुझे आराम से ढूंढ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और मैं चाहूँगी कि आप लोग फीडबैक दो मुझे। और फीडबैक आप लोग कैसे दोगे? फीडबैक इन द सेंस ऑफ कमेंट, इन द फॉर्म ऑफ कमेंट। आप लोग कमेंट अपना करोगे, जो भी कैसा लग रहा है, अच्छा है, बुरा है, नहीं है, सही लग रहा है कि नहीं। देखो, मैं ऐसे तो मैं पढ़ाती आई हूँ, मैं लास्ट 5 ईयर्स से मैं टीचिंग कर रही हूँ, बट इंटरनेट पे मेरा पहली बार है। तो आप लोग मुझे थोड़ा अगर फीडबैक देंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, या फिर क्या सही है क्या गलत है, जो भी चीज़ें हैं अगर आप लोग बताओगे मुझे तो मैं भी सीख पाऊँगी, अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगी। और मैं चाहूँगी आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके ना मुझे आप लोग हेल्प करो 500 सब्सक्राइबर तक पहुँचने के लिए। एक माइलस्टोन होता है, तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊँगी अगर ऐसा मैं कर पाई तो। और साथ के साथ आपके क्लास 11th के लिए 2 प्लेलिस्ट है, क्लास 12th के लिए 2 प्लेलिस्ट है, जहाँ पे एक होती है आपकी क्लासेस की और दूसरी होती है आपकी जो रिव्यू क्वेश्चंस है उनकी। तो आप पहले क्लास करो, फिर रिव्यू क्वेश्चंस करो, और फिर इसके बाद मेरा प्लान है मैं 1 शॉट लेके आ रही हूँ, 1 शॉट, और हम इसके बाद MCQ वाली सीरीज़ पे लेके आ रही हूँ मैं। तो 1 शॉट भी आएगा, हर चैप्टर से MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी।